सोचिए, साल 1922 है। एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं कार्ल यूंग, और वो ज्यूरिक झील के किनारे एक टावर बनवा रहे हैं। अब ये कोई ऐशो आराम के लिए महल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का किला था जो उन्हें दुनिया के शोर से बचाता था। उन्होंने एक छोटा सा प्राइवेट ऑफिस भी बनवाया और उसकी चाबी वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखते थे। और ये इतना जरूरी क्यों था उनके लिए? क्योंकि युंग उस वक्त मनोविज्ञान के सबसे बड़े नाम सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को चुनौती दे रहे थे। बहुत बड़ा काम था ये तो। हाँ, और इतने बड़े काम के लिए सिर्फ आधे अधूरे मन से सोचना काफी नहीं होता। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के बहुत बहुत गहराई से सोच सकें। तो ये टावर उनके काम से भागने की कोई जगह नहीं थी। नहीं, बल्कि उनके काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का जरिया था। और आज हमारी पूरी चर्चा इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जिसे हमारे स्रोतों में गहन कार्य या डीप वर्क कहा गया है। डीप वर्क। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काबिलियत है जिससे आप बिना किसी भटकाव के अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी काम को कर सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा है सतही कार्य या शैलो वर्क। हाँ, मतलब वो सारे काम जो हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हुए आधे ध्यान के साथ करते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना, वो काम जिनसे दुनिया में कोई नई चीज नहीं बनती। सही। बिल्कुल। तो आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, आज की तारीख में ये गहन कार्य इतना कीमती क्यों है? दूसरा, अगर ये इतना ही कीमती है तो ये इतना दुर्लभ क्यों होता जा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, सबसे जरूरी, कि हम और आप इस काबिलियत को अपनी जिंदगी में वापस कैसे ला सकते हैं। चलिए तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए स्रोतों में 2 सबसे जरूरी काबिलियतें बताई गई हैं। कौन सी 2? पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की क्षमता, और दूसरी, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम बहुत तेजी से करने की क्षमता। और इन दोनों ही काबिलियतों की जड़ में गहन कार्य है। कैसे? सोचकर देखिए, कोई भी नई और मुश्किल चीज सीखने के लिए जबरदस्त कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आप यहाँ वहाँ ध्यान भटकाकर गिटार बजाना या कोडिंग नहीं सीख सकते। सही बात है। और शानदार काम करने के लिए भी वही चाहिए। जब आप बिना भटके काम करते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं और तेजी से करते हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है ना, उच्च गुणवत्ता वाला काम बराबर है लगाया गया समय गुणा ध्यान की तीव्रता। बिल्कुल सही। इस बात को समझाने के लिए जेसन बेन की कहानी कमाल की है। हाँ, जेसन बेन। वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे और उनका काम था एक्सेल स्प्रेडशीट पर घंटों लगाकर रिपोर्ट बनाना। एक रिपोर्ट बनाने में उन्हें लगभग 6 घंटे लग जाते थे। बाप रे, 6 घंटे! और उन्हें ये काम बहुत ही उबाऊ और बेकार लगता था। तो उन्होंने इस बोरियत से बचने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक्सेल मैक्रोस के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो एक तरह की मिनी प्रोग्रामिंग है। अच्छा। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसी वर्कशीट बना ली जो 6 घंटे के काम को सिर्फ एक बटन क्लिक करने पर पूरा कर सकती थी। ये तो कमाल है। ये उनके लिए एक आहा मोमेंट रहा होगा। बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि मशीनों को सिखाने की ताकत क्या होती है। और ये आहा मोमेंट इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का फैसला कर लिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें कोडिंग का क भी नहीं पता था। मतलब जीरो से शुरुआत। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल। और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या किया उन्होंने? वो एक ऐसे कमरे में बंद हो गए जहां कोई कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ किताबें, कुछ नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर। बिना कंप्यूटर के कोडिंग सीखना, ये कैसे मुमकिन है? उनका लक्ष्य था रोज 5 घंटे तक बिना किसी भटकाव के कोडिंग की किताबें पढ़ना और कॉन्सेप्ट्स को समझना। शुरू में तो ये नामुमकिन ही था। मैं सोच सकता हूँ। उनका दिमाग, जो इंटरनेट और ईमेल का आदी हो चुका था, बार बार बेचैन हो जाता था। उनका मन करता था कि बस एक बार फोन देख लूं, एक बार ईमेल चेक कर लूं। लेकिन वो डटे रहे और धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते उनकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती गई। वो एक ऐसे कौशल में महारत हासिल कर रहे थे जो आज के दौर में एक सुपर पावर की तरह है। गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। बिल्कुल। तो जेसन बेन की कहानी हमें ये बताती है कि गहन कार्य सिर्फ पुराने जमाने के विचारकों या दार्शनिकों के लिए नहीं है। नहीं, ये आज के दौर की एक बेहद कीमती स्किल है। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? अगर ये काबिलियत इतनी ही जरूरी है, एक सुपर पावर की तरह है,
तो आज के ऑफिस कल्चर में इसकी इतनी कमी क्यों है? क्यों हम सब लगातार भटके हुए महसूस करते हैं? हाँ, ये तो है। आजकल के ऑफिस का माहौल तो इसके बिल्कुल उल्टा लगता है। लगातार नोटिफिकेशंस, ओपन प्लान ऑफिस का शोर और कभी न खत्म होने वाली मीटिंग्स। असल में इसके कई कारण हैं और पहला जुड़ा है इंसान के स्वभाव से। इसी स्रोतों में न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब जब हमारे पास कई काम होते हैं तो हम अक्सर वो काम चुनते हैं जो सबसे आसान होता है, ना कि वो जो सबसे जरूरी होता है। जैसे 50 ईमेल का फटाफट जवाब देना एक मुश्किल रिपोर्ट का एक पैराग्राफ लिखने से ज्यादा आसान लगता है। बिल्कुल, भले ही वो एक पैराग्राफ उन 50 ईमेल से ज्यादा कीमती हो। सही। और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब ये पता लगाना मुश्किल हो कि किस काम से असल में कितनी वैल्यू पैदा हो रही है। इसे स्रोतों में मैट्रिक का ब्लैक होल कहा गया है। अच्छा। जब आपके मैनेजर ये नहीं नाप सकते कि आपने कितनी वैल्यू बनाई, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि आप कितने व्यस्त दिख रहे हैं। सही पकड़े हैं। व्यस्त दिखना ही प्रोडक्टिव होने का सबूत बन गया है। हाँ, अगर आप हर समय ऑनलाइन हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हैं, तो माना जाता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसे ही उत्पादकता की प्रतिनिधि के रूप में व्यस्तता कहा गया है। और हमारा पूरा वर्क कल्चर इसी सोच को बढ़ावा देता है। ओपन फ्लोर ऑफिस इसीलिए बनाए गए ताकि कोलैबोरेशन बढ़े। हाँ, लेकिन असल में वो लगातार ध्यान भटकाने का केंद्र बन गए हैं। हाँ, इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने का दबाव है। और एक सोच ये भी है जिसे टेक्नोपोली कहा गया है। टेक्नोपोली, ये क्या है? मतलब ये मान लेना कि इंटरनेट से जुड़ी हर चीज अच्छी और तरक्की की निशानी है। अगर कोई नई ऐप आई है तो हमें उसे इस्तेमाल करना ही चाहिए, भले वो हमारा ध्यान खा रही हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जैक डॉर्सी जैसे लोग भी तो हैं जो ट्विटर और स्क्वायर, दो बड़ी कंपनियों के सीईओ थे। उनका दिन तो 30-40 मीटिंग से भरा होता था। वो तो गहन कार्य करते हुए नहीं दिखते, फिर भी वो इतने सफल कैसे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें एक जरूरी बारीकी समझाता है। डॉर्सी जैसे बड़े अधिकारियों की भूमिका अलग होती है। अलग कैसे? उनका काम मूल्य बनाना नहीं, बल्कि बनी हुई चीजों पर तेजी से फैसले लेना और कई टीमों के बीच एक स्विच बोर्ड की तरह काम करना है। उनका काम ही है बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना। तो आप कह रही हैं कि उनका काम सतही है? उनके लिए वो सतही काम ही उनका गहन काम है। लेकिन ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स जैसे कि लेखक, प्रोग्रामर, मार्केटर या साइंटिस्ट, हाँ, उनका काम मूल्य का निर्माण करना है। उनके लिए बिना सोचे समझे डॉर्सी की नकल करना अपनी प्रोडक्टिविटी को खत्म करने जैसा होगा। मतलब हर किसी का काम एक जैसा नहीं होता, और इसीलिए हर किसी के काम करने का तरीका भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बात साफ हो गई है। तो हम ये समझ गए कि गहन कार्य जरूरी क्यों है और दुर्लभ क्यों है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हम सब कार्ल यूंग की तरह झील के किनारे टावर तो नहीं बना सकते। तो एक आम इंसान अपनी व्यस्त जिंदगी में इस काबिलियत को कैसे अपना सकता है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। स्रोतों में 4 अलग अलग रणनीतियां या कह सकते हैं दर्शन बताए गए हैं। 4 रणनीतियां, ओके, तो क्या है? पहला तरीका तो बिल्कुल कट्टर है, जिसे वैरागी दर्शन या मोनास्टिक फिलॉसफी कहा गया है। मोनास्टिक मतलब साधुओं जैसा? हाँ, एक साधु की तरह अपनी पेशेवर जिंदगी से हर भटकाव को निकाल फेंकना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेखक नील स्टीफेंसन। अच्छा, वो क्या करते हैं? उनका कोई ईमेल पता नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपने उपन्यास लिख सकें। अरे बाप रे, कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं। लेकिन क्या ये तरीका असल में काम करता है? मतलब एक आम कर्मचारी अगर अपने मैनेजर को कहे कि वो आज से ईमेल चेक नहीं करेगा, तो उससे शायद नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तरीका 99% लोगों के लिए अव्यवहारिक है। इसीलिए दूसरा दर्शन है द्विरूपी दर्शन या बाइमोडल फिलॉसफी। बाइमोडल मतलब? इसमें आप अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह से गहन कार्य के लिए समर्पित होता है और बाकी समय आप दूसरे कामों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, ये कार्ल यूंग वाला तरीका है? बिल्कुल। कुछ समय शहर में मरीजों के साथ और फिर कुछ समय अपने टावर में बिल्कुल अकेले। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, जैसे कोई लेखक किताब लिखने के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ले। पर शायद हर कोई 1 महीने की छुट्टी भी ना ले पाए। सही बात है। इसीलिए तीसरा और शायद सबसे लोकप्रिय तरीका है लयबद्ध दर्शन या रिदमिक फिलॉसफी। लयबद्ध, रिदम। हाँ, इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय पर
गहन कार्य करने की आदत बना लेते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक 90 मिनट के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना सबसे जरूरी काम करूंगा। मतलब एक आदत बना लेना, एक लय पकड़ लेना। इससे रोज रोज ये सोचने में एनर्जी बर्बाद नहीं होती कि कब और कैसे काम करना है। हाँ, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। ये मुझे सबसे ज्यादा करने लायक लग रहा है। हाँ, ये सबसे टिकाऊ तरीका है। और चौथा और आखिरी तरीका सबसे मुश्किल है। वो कौन सा है? उसे पत्रकारिता दर्शन या जर्नलिस्टिक फिलॉसफी कहा गया है। इसमें जब भी आपको दिन में खाली समय का कोई टुकड़ा मिले, चाहे वो 20 मिनट का ही क्यों ना हो, आप तुरंत स्विच करके गहन कार्य में लग जाते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग इतना प्रशिक्षित हो चुका है कि वो तुरंत गहरे फोकस में जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इसके लिए तो जबरदस्त अभ्यास की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये 4 रास्ते हैं। साधु बन जाओ, अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटो, रोज की आदत डालो या जब मौका मिले तब काम करो। मान लीजिए किसी ने अपने लिए एक तरीका चुन लिया। इसके अलावा अपनी ध्यान लगाने की क्षमता को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ और आदतें हैं जो बहुत असरदार हैं। एक दिलचस्प तरीका है भव्य मुद्राएं अपनाना या मेक ग्रैंड जेस्चर्स। भव्य मुद्राएं, ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है अपने काम को महत्व देने के लिए कुछ बड़ा करना। जैसे कि J.K. रॉलिंग ने किया। वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अच्छा। घर पर बच्चे, कुत्ता और दूसरे कामों की वजह से उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। तो उन्होंने कमाल का काम किया। क्या? उन्होंने एडिनबर्ग के एक 5 सितारा होटल का पूरा स्वीट बुक कर लिया और रोज वहां जाकर लिखने लगीं। वाह! मतलब उन्होंने अपने काम पर इतना पैसा और प्रयास लगाया कि उनके दिमाग को ये सिग्नल मिला कि ये काम बहुत जरूरी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव है। जब आप किसी काम में बड़ा निवेश करते हैं तो उसे गंभीरता से लेना आसान हो जाता है। सही है। एक और तरीका है काम खत्म करने की, एक तय समय सीमा बनाना। 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन काम करने का नियम बनाया। और नतीजा क्या हुआ? काम कम हो गया होगा? हैरानी की बात है, उतना ही काम 4 दिनों में पूरा होने लगा। कमाल है। जब समय सीमित होता है तो दिमाग फालतू कामों को अपने आप छांटने लगता है। तब आप सतही कामों को छोड़कर सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। ये तो पार्किंसन का नियम है ना? काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे करने के लिए समय दिया जाता है। बिल्कुल वही। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो कम समय में काम करने से असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हाँ। और एक आखिरी आदत जो स्रोतों में बताई गई है और जो शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल है, वो है बोरियत को अपनाना। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी भी है। हमें हर खाली पल को अपने फोन से भरने की आदत छोड़नी होगी। सही बात है। चाहे हम लाइन में खड़े हों या कॉफी बनने का इंतजार कर रहे हों, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। और इस आदत से हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि उसे हर पल मनोरंजन या नई जानकारी चाहिए। और जब दिमाग को हर 2 मिनट में नई चीज की आदत पड़ जाती है तो वो 90 मिनट तक एक ही रिपोर्ट या किताब पर ध्यान कैसे लगा पाएगा? वो तो बेचैन हो जाएगा। बिल्कुल। आपको अपने दिमाग को बोरियत सहने की ट्रेनिंग देनी होगी। उसे ये सिखाना होगा कि कुछ न करना भी ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपका दिमाग उस गहरी शांति और फोकस के लिए तैयार होता है जो गहन कार्य के लिए जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो गहन कार्य है ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने की कोई तकनीक नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा कौशल है जो न सिर्फ हमें अपने काम में बेहतर बनाता है बल्कि हमारी जिंदगी को ज्यादा सार्थक और संतोषजनक भी बना सकता है। और विज्ञान भी इसी बात की गवाही देता है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने दशकों की शोध के बाद प्रवाह या फ्लो की अवस्था का वर्णन किया है। फ्लो स्टेट? हाँ, फ्लो। ये वो अवस्था है जब कोई इंसान किसी चुनौतीपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाता है, उसे समय का एहसास नहीं रहता और वो अपने हुनर की सीमाओं को लांघ रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके शोध के अनुसार लोग अपने सबसे सुखद पल छुट्टी मनाते हुए या आराम करते हुए नहीं, बल्कि किसी मुश्किल काम में पूरी तरह खो जाने पर महसूस करते हैं। ये हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। हम सोचते हैं कि आराम ही खुशी है। बिल्कुल। असल में चुनौती में ही असली संतुष्टि छिपी है। गहन कार्य ही वो रास्ता है जो हमें फ्लो की अवस्था तक ले जाता है। हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल तब नहीं आते जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि तब आते हैं
जब हमारा मन और शरीर स्वेच्छा से किसी मुश्किल और सार्थक काम को पूरा करने में अपनी सीमा तक खिंच जाता है। तो कार्ल युंग का वो एकांत टावर, जेके रॉलिंग का वो महंगा होटल का कमरा, या नील स्टेफेंसन की वो ईमेल मुक्त जिंदगी, ये सब सिर्फ काम करने के अलग अलग तरीके नहीं हैं। नहीं, ये एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि जिस चीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी दुनिया का निर्माण करती है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार, क्या हो अगर हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया से और ज्यादा जुड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में गहराई तक उतरने की क्षमता को फिर से खोजना है। शायद एक गहन जीवन ही वास्तव में एक अच्छा जीवन है।